नमस्कार। आज हम लोग कुछ जो है लॉ से संबंधित बातें करेंगे और जितने भी हमारे लॉ के विद्यार्थी हैं वो वीडियो सही से देखें या ज़बरदस्ती देखें या वीडियो देख के बोरिंग हो जाए, उसके लिए है। हम लोग आज एक पेपर चलता है हम लोग में, और ये जुडिशरी जो झारखंड वाला है उसी के लिए शायद है। इसमें जो है ये बुक सब्जेक्ट जो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। एक 2023 में भी हुआ है, ध्यान देना, ये 72 का है। और इसमें जो अधिनियम विधि है उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं इनएक्टेड लॉ, अधिनियमित विधि। अब देखना है अधिनियमित विधि को 2 भाग में जो बांटा गया है उसके बारे में। पहला जो बांटा गया है मौलिक विधि या सारवान विधि को फर्स्ट, और दूसरा है प्रक्रिया विधि को। ये हो गया अधिनियमित विधि का पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया मौलिक विधि या सारवान विधि और दूसरा हो गया प्रक्रिया विधि। इसी में अगर हम लोग फिर चलते हैं तो प्रक्रिया विधि को 2 भाग में बांटा है। एक है अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि, दूसरा है साक्ष्य विधि। तो अब हम लोग को इसमें चलना पड़ता है और थोड़ा सा समझना होता है कि अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि है क्या चीज़। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि यह विधि कैसे वाद तैयार किया जाएगा तथा जवाबदेही किसकी होती है ये तय की जाती है। इस संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया प्रावधान का प्रतिपादन करती है। और थोड़ा सा इसमें हम इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि अभियुक्त को अपराध के लिए, थोड़ा सा हम लोग को समझना, अभियुक्त को अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु प्रक्रिया से संबंधित प्राविधान दंड प्रक्रिया संहिता 1873 में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि के उदाहरण हैं। प्रक्रिया विधि के कितने 2 उदाहरण होता है, देख, एक दंड प्रक्रिया संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं सीआरपीसी और सीपीसी। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे उतरते हैं, इसमें दिया हुआ रहता है साक्ष्य विधि। साक्ष्य विधि में आ जाता है जो इसको बताया गया है कि किसी तथ्य को साबित करने, गवाहों के परीक्षण से संबंधित नियम, कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, इससे संबंधित नियम का प्रतिपादन साक्ष्य विधि में किया गया है। इस
प्रकार साक्ष्य विधि भी प्रक्रिया विधि है, परंतु इसका उद्देश्य तथ्य को साबित करने से संबंधित नियम प्रतिपादित करना है जो कि दिया गया है। अब इस अधिनियम की हम लोग थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है, अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करें। ज़्यादातर है कि नहीं होना चाहिए। शुद्ध और शाकाहारी रूप से इसको निर्माण किया जाता है और भगवान का नाम लेके, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति है और प्रकृति में एक जगह गलती का भी है, तो इसीलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं अधिनियम की संरचना से संबंधित कुछ बातें करते हैं। अधिनियम की संरचना अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भाग में बांटा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि भाग 1 में जो है उसमें तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताया गया है। भाग 1 में तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताया गया है। अब तथ्यों की सुसंगतता के बारे में क्या है, तो धारा अगर 1 से 4 पढ़ते हैं तो इसमें प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। और अगर अध्याय 2 पढ़ते हैं तो तथ्यों की सुसंगति का वर्णन दिया गया है। ये धारा 5 से 55 तक में है। तथ्यों की सुसंगति का वर्णन धारा 5 से 55 तक में है। ये तो हो गया भाग 1, तथ्यों की सुसंगतता का जो विषय है। अब हम लोग चलते हैं भाग 2। जैसा कि हमने बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भाग में बांटा गया है। अब भाग 2 आ जाता है सबूत पर। भाग 2 है सबूत पर। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। 6 मतलब 3, 4, 5, 6, यानी कुल मिलाकर के इसमें 4 अध्याय होते हैं। और 2 अध्याय जो है भाग 1 में था और 4 जो है भाग 2 में है। इसमें है दूसरा पार्ट है सबूत पर। इसमें दिया गया है अध्याय 3 में दिया गया है ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे तथ्य जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें बहुत सारे सब ऐसे पूछ सकते हैं कि किस में नहीं होता, इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये धारा 56 से 58 के बीच में है। धारा 56 से 58 तक में है। ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अध्याय 4 चलेंगे तो अध्याय 4 में मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य पर आधारित 59 से 60 तक में है। अध्याय 5 देखते हैं तो दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। ये 61 से 90 तक में है। और अध्याय 6 जो है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन का नियम, ये 91 से 100 तक में है। तो भाग 1 में हो गया तथ्यों की सुसंगतता। भाग 2 हो गया सबूत पर। जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भाग में बांटा गया है। तो फर्स्ट भाग तो बता दिए तथ्यों की सुसंगतता, इसमें 2 अध्याय है। और सबूत जो है भाग 2 में, इसमें कुल 4 अध्याय है। अब हम लोग भाग 3 में आते हैं
साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है आपका अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11 है। अब अध्याय 7 में क्या है इसको देखना। अध्याय 7 में सबूत का भार एवं उपधारणा। अध्याय 7 में सबूत का भार एवं उपधारणा, ये सेक्शन 101 से 114 तक में है। अगर अध्याय 8 देखते हैं तो इसमें विबंध के विषय में बताया गया है 115 से 117 में। अध्याय 9 देखते हैं तो सक्षम गवाहों के विषय में बताया गया है, जो कि धारा 118 से 134 के बीच तक में है। अध्याय 10 देखते हैं तो गवाहों का परीक्षण जो होता है 135 से 166 के बीच में बताया गया है। और अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में बताया गया है, धारा 167 में इसको बताया गया है। तो ये 3 पार्ट में हम जो बताए साक्ष्य अधिनियम को बांटा गया है। भाग 1 में 2 अध्याय है, भाग 2 में 4 अध्याय है और भाग 3 में जो है 5 अध्याय है। तो भाग 3 क्या होता है? साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव। अब थोड़ा सा इस हम लोग इसलिए भाग रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है और बोरिंग भी हो रहा है। अब एक कोई जैसे मान लिया हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते हैं तो मजाक मजाक में हो सकता है टेस्ट लेने के लिए बताया गया। इसमें पूछा गया, कोई बताया कि लैक्स फेरी का क्या अर्थ होता है, कोई जानना चाहा तो इसमें हम ये भी बता देते हैं, जो भी इसके सहयोजक हैं या जो इसको वीडियो को देखते हैं, तो इसका होता है लक्स फेरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। इसमें कहता है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है। यह जो है भारतीय साक्ष्य विधि देशीय विधि है। ये जो है भारतीय साक्ष्य विधि देशीय विधि है। अगर कोई पूछे कि भारतीय साक्ष्य विधि कैसी विधि है, इसको बताना है देशीय विधि है। अब थोड़ा सा हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे विबंध का सिद्धांत। तो इसमें विबंध का सिद्धांत कैसा है? विबंध का सिद्धांत विधि के सारवान विधि के अंश हैं। सारवान विधि के अंश क्या है? विबंध का सिद्धांत। तो इतने में हम लोग का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को 3 पार्ट में बांटा। अध्याय भी हम लोग देखे और जो है हम लोग आपको लैक्स फेरी का अर्थ भी बताए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और नहीं लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कुछ करना चाहिए। समाधान है तो समस्या है, समस्या है तो समाधान है। इसको न कि मनोरंजन के रूप में देखें, इसको समाधान के रूप में देखें। और समाधान जब हो जाता है तभी लोग आनंदित होते हैं। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए वीडियो को देखें। उसके बाद कुछ हम जमीन से संबंधित भी बातें करेंगे। और अगर ये वीडियो देखते समय किसी को ये न लगे कि ये इस तरह का बन गया है, ये बन गया, ऐसी कभी मेरा
सोच नहीं है और न ही होगा और न ही कभी विचार होगा, क्योंकि ये वीडियो हम लोग अपने लिए बनाते हैं, हम खुद के लिए बनाते हैं और अपना जो पढ़ते हैं उसको याद करने के लिए बनाते हैं। बस यही मेरा सोच रहता है, इसलिए नहीं रहता है कि सब्सक्राइबर बढ़े और शेयर बढ़े। सब्सक्राइबर और शेयर हम इसलिए बार बार वीडियो के अंत में कहते हैं क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हम जो मेहनत कुछ कर रहे हैं इससे लोगों का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, जय गौ।